नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं विश्वास का बंधन का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। इधर सोहम कॉलेज से घर आया तो बेहद खुश था। आज फिर वो प्यार भरी धुन गुनगुना रहा था। उसने अपनी माँ को टीवी के पास बैठा दिया और खुद ही कॉफी बनाने चला आया था। भारती हैरत से उसका ये रूप देख करके मुस्कुरा दी थी। वो कॉफी ले करके आया तो भारती को कप थमा करके उनके हाथ से रिमोट ले लिया था। फिर वो खुद भी बैठ गया और टीवी के चैनल बदलने लगा था। कभी पुराने लव सॉन्ग लगाता तो कभी न्यूज चैनल लगाता था। फिर बदल करके नए गाने चलाने लगता था। एक भी चैनल वो स्थिर हो करके चलने नहीं दे रहा था। भारती परेशान हो गई थी। उसने सोहम के हाथ से रिमोट खींच ली थी। अरे बस कर पगले, अपनी तरह टीवी को भी पागल कर देगा क्या? आज तुझे क्या हो गया है? इतना खुश तो बहुत दिनों बाद हुआ है। अगर कोई अच्छी खबर है तो मुझे भी बता देना। अपनी कॉफी खत्म करती वो बोली थी। सोहम ने कॉफी का कप किनारे टेबल पर रख दिया और भारती की गोद में सर रख करके लेट गया। माँ, आज पता है कंचन ने मुझसे नोट्स मांगे और आज वो उन इडियट्स लड़कियों के पास से हट करके दूर बैठी थी। आज उसे शायद उस बेवकूफ़ लड़कियों की असलियत पता चल गई है। वो खुशी से बोला था। अपने बगल वाली सीट पर कंचन के बैठने की बात उसने छुपा ली थी माँ से। अच्छा तो ये बात है। चल फिर तो अब वो तुझसे ही मदद मांगेगी तो उसकी मदद जरूर करना बेटा। वैसे तुमने काफी टेस्टी बनाई है। ये कंचन के बात करने का असर है या उससे दोस्ती होने की बात का? भारती ने मुस्कान भरते हुए कहा था। सोहम हंस दिया था। ऐसे ही हंसता रहा कर मेरा बच्चा। दुनिया में सबसे बड़ी खुशी मेरे लिए बस तू ही है और मेरी दुनिया में सबसे बड़ी खुशी आप हैं माँ। पर अब मुझे अपनी खुशी अपनी बहू के साथ बांटनी होगी, यही ना? वो हंस करके सोहम की आंखों में झांकती हुई बोली थी। वो अपनी पलकों को हिला करके हाँ का इशारा करने लगा था। मैं तो कब से अपनी बहू के साथ तुझे बांटने को तैयार हूँ बच्चे, पर तू ही लेट कर रहा था। अब जल्दी से मेरी बहू को मना ले और उसे मेरे घर की रौनक बना दे। फिर हम तीनों मिल करके हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। बिल्कुल माँ, आप जैसा चाह रही हैं वैसा ही होगा। मैं कंचन को आपके घर की रौनक और अपनी दुल्हन जरूर बनाऊंगा। वो भी मुस्कुरा करके बोला था। भारती उसके बालों में अपने हाथ फिराने लगी थी। ये लीजिए डैड, ये पूरे 25 लाख रुपए का बैग है। अब इसमें से 20% मेरे हुए और 80% आपके। राज ने मुस्कुरा करके अपने सामने बैठे ब्लैक सूट पहने अधेड़ उम्र के आदमी से कहा था। अभी वो मुंबई के आलीशान बंगले के एक लग्जेरियस रूम में बैठा था जो उसका भी घर था। शाबाश मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ तो तेरा ही है, पर मैं अभी तुझे कम पैसों में जीने का तरीका सिखा रहा हूँ, इसलिए तुझे 20% देता हूँ। वो बोलते हुए उठे और राज को अपने सीने से लगा लिए थे। वो मुस्कुराने लगा था। ये सुबोध चौहान हैं, मुंबई के टेक्सटाइल्स कंपनी चौहान ग्रुप्स के बॉस। ये एक सफल बिजनेसमैन होने के साथ साथ शेयर बाजार में भी 1/3 पैसे लगाते थे और करोड़ों रुपए कमाते थे। इनकी कंपनी के कई सारे ब्रांच अलग अलग राज्यों में फैले हुए थे, जिसे कंपनी के इंटेलिजेंट मैनेजर्स के द्वारा चलाया जाता था। सुबोध चौहान समय समय पर खुद अपने सारे ब्रांच में जा करके जांच करते रहते थे। इन सब के अलावा इनका एक प्राइवेट धंधा भी था जो गैर कानूनी था और सबकी नजरों से छुप करके खूब फल फूल रहा था। ये धंधा मासूम लड़कियों को अलग अलग देशों में सप्लाई करना था, जिसमें इनका बेटा राज जी जान से लगा हुआ था। राज इनका इकलौता बेटा था और अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ करके इनके साथ बिजनेस में लग गया था।
इसका भी एक कारण था, और वो ये कि राज को कम उम्र से ही लड़कियों से दोस्ती का चस्का लग गया था। वो अपने डैड के पैसों को उनके ऊपर ही खोल करके लुटाता था, और बदले में वो लड़कियां उसे अपना तन मन सौंप देते थे। फिर वो उन्हें शादी के हसीन सपने दिखाता और तगड़े दामों में अपने देश से बाहर ले जा करके बेच दिया करता था। बेटा, मेरे इस प्राइवेट धंधे को आगे तुमने ही बढ़ाया है, वरना ये बिजनेस तो कब का बंद हो चुका होता। सुबोध जी ने कमरे के रैक पर सजी वाइन की बोतल से 2 ड्रिंक बनाया था, जिसमें से एक गिलास राज की ओर बढ़ाते हुए बोले थे, तुझे याद है राज, ओ मिन्नी जो तेरे कॉलेज फ्रेंड थी और जिससे तू शादी करना चाहता था, वो अपनी गिलास का घूंट लेते हुए बोले थे, हाँ डैड याद है, वही तो हमारी पहली 2 लाख की माल साबित हुई थी। वाइन का पहला घूंट भरते हुए वो बोला था, इडियट लड़की मुझसे शादी करके मुझे अपने प्यार में कैद करना चाहती थी, पर वो नहीं जानती थी कि मेरा भौरा दिल किसी एक की अदाओं पर नहीं टिकने वाला। मैं तो आपकी तरह आजाद रहना चाहता हूँ। वो तो भला हो मेरे स्काइपी फ्रेंड भंडारी का, जिसने मुझे उससे छुटकारा दिलाने का अच्छा रास्ता दिखाया और बदले में शानदार ऑफर भी दिया था। मिनी को सिंगापुर ले जा करके भंडारी को सौंपना और बदले में 2 लाख पाना हमारे न्यू बिजनेस की पहली खेप थी। वो ठहाके लगाते हुए राज ने अपनी गिलास खाली की थी और सुबोध जी राज के आपकी तरह आजाद शब्दों पर उलझ गए थे। किसी का रोता बिलखता अक्स उनकी आंखों के सामने लहराता था। तो डैड, मैं अब कहाँ का रुख करूं? राज ने उन्हें खोए देख करके टोका था। हाँ राज, कल सुबह तुम्हें लखनऊ जाना है। वहाँ हमारे एरिया के एजेंटों ने कुछ गरीब अनाथ लड़कियों के बारे में बताया है। तुझे उन सब को अपने जाल में फंसा करके भंडारी को सौंपना है। और हाँ, इस बार एक लड़की की कीमत 30 लाख रखना, ओके? उन्होंने बेटे को आगे का प्लान समझाया था। सर, आप दोनों का डिनर लग चुका है, चल करके खा लीजिए। छोटे से टॉप और मिनी स्कर्ट में मेकअप से सजी स्टाइलिश लड़की ने गेट नॉक करते हुए कहा था। तुम चलो रहना, हम आते हैं। राज ने उसे गौर से देखते हुए कहा था। वो मुस्कुरा करके चली गई थी। चलो डैड, अब मुझे भूख लग रही है, वो आगे बढ़ता बोला था। सुबोध जी भी अपनी वाइन खत्म करके बाहर निकल गए थे। कमरे के बाहर बड़ा सा हॉल था, जिसमें एक किनारे डाइनिंग टेबल सजा हुआ था। टेबल पर रंग बिरंगे खाने लगे हुए थे। वो दोनों कुर्सी पर बैठ गए। 2 सर्वेंट ने उन दोनों को लंच परोसा था। रात में रैना राज के कमरे में आई थी। राज ने उसे अपनी ओर खींच लिया था। वो इस बंगले की सेक्रेटरी होने के साथ साथ उन दोनों बाप बेटे की मनोरंजन का सामान भी थी, जिससे वो दोनों जब जी चाहता था मन बहलाते थे। ओह रैना बेबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था। राज की सरगोशियां रैना के कानों में पिघले शीशे की तरह बहने लगी थी। उसकी आत्मा तक लहूलुहान हो चुकी थी। उन दोनों के जुल्मों से वो हर रोज मरती थी, पर यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अपने भागने की कई बार की कोशिश उसे सुबोध जी के बेल्ट का मजा चखा चुकी थी, इसलिए उसने सारा विरोध छोड़ दिया था। हर रात अपनी आत्मा को उनके हाथों जलील करती और सुबह उठ करके अपने ओंठों पर मुस्कान सजाए सारा काम संभालते थे। अभी उसने राज की बातों पर मुस्कुराते हुए खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया था। इधर गुड़िया क्लास में अपना बैग रख करके बैठी ही हुई थी कि सोहम आ करके उनके पास वाली सीट पर बैठ गया था। वो एक बार उसकी तरफ देख करके थोड़ा दूर खिसक गई थी। ये लो कंचन, सारे नोट्स, और हाँ कोई जल्दी नहीं है, तुम जब चाहो वापस करना। सोहम ने उसकी ओर अपनी नोट्स बढ़ाते हुए कहा था। धन्यवाद सोहम जी, उसने मुस्कुरा करके कहा और हाथ बढ़ा करके ले लिया। एक बात बोलूं कंचन? सोहम ने रुक करके उसे देखा था। गुड़िया अपनी निगाहें उसके चेहरे पर डालती गर्दन हाँ में हिला दी थी। सोहम तो उसकी बड़ी बड़ी झील सी गहरी आंखों में डूबने लगा था। तुमने उन तीनों लड़कियों से दूर रहने का फैसला लेकर के बहुत अच्छा किया है,
पर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि वो लोग तुमको अब अपना दुश्मन मान चुकी हैं और तुमको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगी। अपने तरफ से वो गुड़िया को अलर्ट कर रहा था। जी मैं ध्यान रखूंगी, वो आहिस्ता से बोले थे। प्रोफेसर क्लास में आ गए थे तो सब अपनी किताबों पर झुक गए थे। वो दोनों भी सीधे हो करके उनका लेक्चर सुनने लगे थे, पर उन दोनों में कुछ दूरी पर बैठी रीमा, नताशा और गुंजा उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। अच्छा एक बात बताओ कंचन, तुम इतनी चुप चुप क्यों रहती हो? तुम बाकी लड़कियों की तरह सबसे मिल करके हंसती बोलती क्यों नहीं हो? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मुझे अपना दोस्त मान करके शेयर कर सकती हो। क्लास खत्म होने के बाद सोहम उसके साथ ही बाहर निकला था। आज नैना अभी तक उसे लेने नहीं आई थी तो सोहम उससे उसके परिवार वालों के बारे में पूछने के बाद उसकी चुप्पी के बारे में पूछ लिया था। गुड़िया को सोहम अच्छा तो लगता था, पर वो अब लड़कों पर विश्वास नहीं कर सकते थे, इसलिए बस इतना बोली थी। मैं बचपन से ही कम बोलती हूँ, मेरे घर में कम लोग ही हैं, वो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ कंचन, पर प्लीज मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने अपने घर के बारे में सारी बात तुम्हें बताई, इसलिए तुमसे भी पूछा था। देखो कंचन, मेरा कोई दोस्त नहीं है और ना ही मुझे उन बेवकूफ लड़कियों से दोस्ती करने का कोई शौक है, पर तुमसे मिलने के बाद मुझे पहली बार लगा कि तुम जैसी लड़की हो तो दोस्ती की जा सकती है। अगर तुम्हें मेरी दोस्ती नहीं पसंद है तो आज से मैं तुमसे बात करके डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ, तुम्हें मुझसे कोई जरूरत हो तो मांग लेना, अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर पूरा करूंगा। वो नाराज होते हुए बोला और अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा था। सोहम कोई बच्चा नहीं था जो उसके दबाव देने के अंदाज से झूठ नहीं पकड़ पा। गुड़िया को अपने झूठ पर खुद ही बुरा लगा था, क्योंकि सच में सोहम दूसरे लड़कों से बिल्कुल अलग था। सोहम जी प्लीज रुकिए, आपको कैसे पता कि मैंने आपसे झूठ बोला है? तुम्हारी जो ये आंखें हैं ना कंचन, ये सब कुछ सच बता देती हैं, और तुम्हारा चेहरा देख करके साफ पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। सोहम उदासी से उसे देखता बोला था। वो कंचन के सच नहीं बताने पर वाकई में हर्ट हो गया था। गुड़िया शर्मिंदा हो गई थी। वो समझ गई थी कि सोहम का उसका सच नहीं बताना दुखी कर रहा है। वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती और बिना मर्जी के दोस्ती भी करनी नहीं आती है। गुड़िया कुछ देर चुप रही, फिर हौले से बोले थे, आपने सही कहा सोहम जी, मैं वाकई में झूठ बोल ही रही थी। इसका कारण मैं आपको दूसरे दिन बता दूंगी, अभी मुझे घर जाना है। वो दूर से आती नैना को देखते हुए बोले थे, फिर 2 कदम आगे बढ़ते रुक गई और पलट करके सोहम को देखते हुए बोले थे, एक बात और कहना है सोहम जी, मुझे आपकी दोस्ती मंजूर है। मुस्कुरा करके बोलती वो तेजी से आगे बढ़ गई थी। इधर सोहम के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, उसके ओंठ मुस्कुराने लगे थे। वो अपनी बाइक स्टार्ट करता गुड़िया को दूर जाते देखता रहा। वो दोनों जब गाड़ी में बैठ गई तो वो भी अपने घर की तरफ चल पड़ा था। इधर लखनऊ एयरपोर्ट पर विकास ने राज को पिक किया था। वो भी राज की तरह ही 26 साल का युवा लड़का था जो लखनऊ में सुबोध चौहान का एजेंट था। सर आज आप रेस्ट कीजिएगा, कल आपको 2-3 लड़कियां दिखा लाऊंगा, विकास ने कहा था। एक काम करो विकास, आज तुम मुझे इस शहर के किसी कॉलेज के बाहर लेकर के चलो, जहां से खूबसूरत परियों के दर्शन हो सके। वो मुस्कुरा करके बोला था। विकास ने भी हंसी में उसका साथ दिया और गाड़ी कॉलेज की तरफ मोड़ लिया था। ये लखनऊ का एक नामी सरकारी कॉलेज था। अभी छुट्टी हुई थी तो सारे स्टूडेंट मेन गेट से बाहर निकल रहे थे। राज ने गाड़ी को कॉलेज गेट के बाहर किनारे रुकवा लिया था। वहां से कुछ दूरी पर 2 लड़की पर राज की नजर पड़ी थे। उनकी बस पीठ राज को दिख रही थी, क्योंकि दोनों आगे मुड़ी हुई थी। वो दोनों एक लड़के के साथ सड़क किनारे पानी पूरी खा रही थी। एक तो चट चट करके खाती जा रही थी, पर दूसरी धीरे धीरे खा रही थी और वो लड़का दोनों को खाते देख करके हंस रहा था।
विकास गाड़ी घुमा करके आगे से लगाओ, मुझे देखना है कि ये दोनों लड़की कैसी दिखती हैं। राज मचलता बोल उठा था। अभी उसे सीमा की याद आ रही थी। वो भी ऐसे ही बहुत तेजी से पानी पूरी खाती थी और राज को हरा देती थी। सीमा की याद आते ही उसका मन थोड़ा दुखी हुआ था, पर अपने पॉकेट में पड़े कड़े कड़े नोटों की गर्माहट से उसका ध्यान टूट गया। वो फिर उन लड़कियों को देखने लगा था। विकास ने गाड़ी घुमा करके सड़क के दूसरे किनारे में लगा करके रोका था। ओके मुकेश, हमें इतनी अच्छी पानी पूरी खिलाने के लिए थैंक्स यार। हमारा ड्राइवर आ गया है, अब हम चलते हैं। मैं तुमसे कल मिलती हूँ, बाय। वो नैना थी जो कॉलेज के बाहर लगे स्टॉल पर गुड़िया के साथ पानी पूरी खा रही थी। चलें गुड़िया, कह करके वो दोनों पलटी थी। राज की आंखें मानो फट जाने की हद तक बाहर निकल पड़ी थी और दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थी। वो गुड़िया को देख करके अपनी पलकें झपकाना तक भूल चुका था। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और शीशे के अंदर से ही उसका फोटो ले लिया था। फोटो चेक करने के बाद जब वो पलटा तो वो दोनों गाड़ी में बैठ करके जा चुके थे। वो अपने हाथ पर हाथ रख करके मसलने लगा था। क्या हुआ सर, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? विकास उसे हाथ मसलते देख करके घबरा गया था। अरे तुमने उन दोनों को नहीं देखा क्या? उसने चिढ़ करके कहा था। विकास ने गर्दन इनकार में हिलाया था। सर मैं तो अपनी मेल चेक करने में लगा था। ओह, अगर तुम उसे देख लेते तो ऐसे ही हाथ मसलते। उस लड़की की क्या गजब की खूबसूरती थी। अब तो पहले मुझे ये लड़की चाहिए, वो भी 1-2 साल से पहले इसकी बिक्री नहीं होगी। ये लो इसकी फोटो देखो और इसके बारे में सारी जानकारी पता लगाओ। राज ने अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया था। गुड़िया, तुम आज मेरा लाया कुर्ती पहनोगी क्योंकि आज सुशांत सर की विदाई का फेयरवेल है और इस पार्टी का थीम पिंक कलर है। नैना ने उसके हाथ में एक गुलाबी कुर्ती थमाई थी। पर दी, इस पर तो बहुत ज्यादा हैवी वर्क है और इसका रंग भी डीप गुलाबी है। ये रंग तो शादी में पहनने के लिए होता है। हिचकिचा करके बोलते हुए उसे बीते दिनों की याद आ गई थी। अरे तू चल तो पहन करके, वहाँ इससे भी डीप कलर में सब आने वाली हैं। आज कॉलेज में तुझे पता चलेगा कि इस शहर में कौन सा फैशन चल रहा है। अब उठो और तैयार हो जाओ। नैना हाथ धोने बेसिन के पास चली गई। गुड़िया असमंजस में पड़ गई थी। ये बात नहीं थी कि उसे ये रंग नहीं पसंद था, उसे बस अब सादा रहना ही भाता था। अब वो खुद को सुंदर दिखाने के लिए कोई तैयारी नहीं करती थी, क्योंकि उसके दिल से अपनी शादी की रात की तैयारी निकलती ही नहीं थी। बेटी कितना सुंदर तो ड्रेस है, पहन लो। बड़ी बहन की बात नहीं मानोगी तो वो नाराज हो जाएगी। ये रंग तुझ पर बहुत खिलेगा और फिर जब थीम पार्टी हो रही है तो पहनना ही होगा, वरना सब तुझे बुद्धू बनाएंगे। अब जा तैयार हो जा, वरना तू लेट हो जाएगी। मदन जी ने अपनी प्यारी सी भतीजी को समझाया था। जी चाचा जी, मैं पहन लूंगी। वो नाश्ता करके ड्रेस ले करके तैयार होने चल पड़ी थी। अपनी पूरी तैयारी होने के बाद गुड़िया ने खुद को आईने में देखा था। उसकी आंखें भरने लगी थी। यही रंग उसके शादी के जोड़े का था। वो दिन याद करते ही उसका हौसला टूट करके बिखरने लगता था। गुड़िया, तू तैयार हो गई तो बाहर आ जा। आज पापा हम लोगों को कॉलेज छोड़ते निकल जाएंगे। नैना की आवाज सुन करके वो अपना चेहरा साफ करके गेट खोलने लगी थी। सामने नैना पिंक साड़ी में मैचिंग ज्वेलरी पहने बेहद खूबसूरत लग रही थी। वाओ गुड़िया, तू तो बेहद सुंदर लग रही है यार। तेरी खूबसूरती के आगे मेरा तो बैंड बज जाएगा। वो हंस करके उसका हाथ थामे बाहर लेकर के निकले थे। पापा मम्मी इधर आइए, वो चिल्ला करके सबको बुलाने लगी थी। दी, आप क्या कर रही हैं? गुड़िया नर्वस होती हुई बोली थी। तुम बिल्कुल चुप रहो गुड़िया। नैना उसे बोलने नहीं दी थी। सुनंदा जी और मदन जी वहां आ गए थे। उन दोनों की नजरें गुड़िया पर ही टिक गई थी। देखिए पापा, ये कितनी सुंदर लग रही है ना मम्मी। आखिर कुर्ती भी तो पसंद मेरी की ही है ना।
वो अपना कंधा थपथपाती इतरा करके बोले थे, हाँ गुड़िया दी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं और ये कलर आप पर खूब जच रहा है। फिर आपके लाइट मेकअप पर ये कुर्ते बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रही है। कॉलेज में कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। रानो किनारे से खड़ी बोली थी। थैंक यू रानो, थैंक्स नैना दी, थैंक यू चाचा जी और थैंक यू चाची जी। आप सब ने मिल करके मुझे मुस्कुराना सिखा दिया। मैं खुद को कहीं खो दी थी, पर आप सब की छोटी छोटी बातों से भी सपोर्ट पा करके मेरा मन अब अपने फिजूल के दुख से बाहर आने लगा है। आपको बहुत बहुत थैंक यू। वो हंसते सबसे बोले थे। उसकी आंखें भीग गई थे। गुड़िया बेटा, जैसा नैना और रानो हमारी बिटियां हैं, तुम भी हम दोनों के लिए वैसी ही बेटी हो। हम लोगों को हर बात में तुम्हें थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, पर तुम बिल्कुल ललित पर गई हो। अपनी हर बात में थैंक यू और सॉरी बोलना उसकी ही आदत है। मदन जी मुस्कुरा करके उसके पास आए थे। बेटा, अपनों को थैंक यू या सॉरी नहीं बोलते, उनसे बस प्यार लिया और दिया जाता है। हाँ गुड़िया, तुम्हारा थैंक यू सुन करके मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। सुनंदा जी भी पास आती नकली उदासी से बोले थे, सॉरी चाची, इस बार माफ कर दीजिए, आगे से मैं कभी नहीं बोलूंगी। वो घबरा करके उनके गले से लिपट गई थी। वहां सब उसकी सॉरी और माफी सुन करके खिलखिलाने लगे थे। गुड़िया भी झेप करके हंस दी थी। इधर डैड, मुझे लखनऊ के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है। सुबह सुबह ही उसका फोन देख करके सुबोध जी चौंक गए थे। ऊपर से उसकी फरमाइश सुन करके उनका सर घूम गया था। राज, तुमने तो अपनी मर्जी से पढ़ाई छोड़ी थी ना, अब फिर से पढ़ने का जुनून क्यों सवार हो रहा है? वो कुछ नाराज होकर के बोले थे। डैड, यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में लड़की पढ़ती है जो शायद दुनिया की सबसे हसीन लड़की है। अब उसको पाना अब मेरा मकसद है। मैंने उसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। वो गांव से यहाँ अपने चाचा के घर पढ़ने आई है। उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए मुझे कॉलेज में स्टूडेंट बन करके एडमिशन लेना पड़ेगा। आप बस डोनेशन की रकम तैयार रखिए, आगे मैं खुद देखता हूँ। वो विकास की दी जानकारी उन्हें बता दी थी। ओके बेटा, तुम जैसा ठीक समझो, मैं पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ। उनका सारा गुस्सा राज की पूरी बात सुन करके उड़ गया था। वो सातिर अंदाज में मुस्कुरा करके फोन रख दिए थे। कॉलेज में चारों तरफ गुलाबी रंग से ही सजावटी की गई थी। ग्राउंड के बीचों बीच बड़ा सा स्टेज बना हुआ था, जिसके आगे सैकड़ों कुर्सियां लगे हुई थी। पूरे स्टेज और कुर्सियों को गुलाबी पर्दों से कवर किया गया था। कॉलेज के ग्राउंड में गुलाबी छोटे बड़े गुब्बारों को बिखेरा गया था, जो सबके चलने पर हवा के झटके से उड़ता फिर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो गुलाबी रंग ही कॉलेज को रंग हो। सारे स्टूडेंट गुलाबी दुनिया से आए लग रहे थे। आज पूरा कॉलेज फैशन में चूर था। नैना और गुड़िया जब अपने पापा की गाड़ी से कॉलेज गेट पर उतरी तो वहां पर पहले से खड़ा राज उन्हें गहरी नजरों से देखने लगा था। गुलाबी कुर्ती और गोल्डन पटियाले में गोल्डन दुपट्टा लिए गुड़िया बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी मासूम सूरत देख करके कोई भी अपने होश खो सकता था। मदन जी उन दोनों को बाय करके चले गए थे। वो दोनों अंदर घुसते ही चारों ओर देखने लगी थी। कॉलेज के ग्राउंड का दृश्य दिल को खुश कर देने वाला था। गुड़िया भी हौले से मुस्कुरा दी थी। एक्सक्यूज मी मिस, क्या आप मुझे बता सकती हैं प्रिंसिपल सर का ऑफिस किधर है? राज उन दोनों के पीछे अंदर आ चुका था और अब गुड़िया से पूछ रहा था। यहाँ से आगे जा करके एक लॉबी आएगी, फिर वहां से अंदर जाते सीढ़ियां बनी हैं, उस पर चलते जाइएगा। फिर ऊपर जा करके बाएं तरफ प्रिंसिपल सर का ऑफिस है। जवाब नैना ने दिया था। मैं यहाँ एडमिशन लेने आया हूँ, आप प्लीज मेरे साथ चल करके मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। वो फिर से गुड़िया से मुखातिब हुआ था। आपको मैं ले चलती हूँ, मेरे साथ आइए। सोहम घर से आ ही रहा था। किसी अनजान आदमी को उन दोनों से बात करते देख अपनी बाइक रोकता बोला था, नैना दी, आप कंचन को ले करके
ऑडिटोरियम में जाइए, वहाँ कुछ इंतजाम बाकी है, आप प्लीज देख लीजिएगा। मैं इन महाशय को प्रिंसिपल सर के पास ले जाता हूँ। वो बोल करके अपनी बाइक स्टैंड की तरफ बढ़ा दिया था। नैना गुड़िया का हाथ पकड़े आगे बढ़ गई थी। आइए मैं आपको ले चलता हूँ। राज अपनी राह में किसी को रोड़े अटकाते देख बेहद गुस्से में आ गया था। उसकी आंखों में खून उतरने लगा, पर वो पहले दिन ही गुड़िया के सामने अपना इम्प्रेशन बिगाड़ना नहीं चाहता था। उसने समझदारी से काम लेते हुए अपना चेहरा फेर लिया और सोहम के साथ चल पड़ा था। सोहम उसे प्रिंसिपल सर के ऑफिस के बाहर छोड़ करके चला गया। वो अपना दिमाग स्थिर करता गेट पर नॉक करके अंदर घुस गया। जी कहिए, क्या बात है? आप इस कॉलेज में शायद नए आए हैं, प्रिंसिपल सर ने उससे पूछा था। जी सर, मैं यहाँ एडमिशन लेने आया हूँ, तो सीधे आपसे ही मिलने चला आया था। अभी तो एडमिशन बंद कर दिया गया है। वो बोलते हुए राज के चेहरे पर पलटी मायूसी को देखने लगे थे। उसकी सूरत तो किसी हीरो की तरह थी, जो सबको प्रभावित कर दिया करती थी। सर, मैं बहुत उम्मीद से आया हूँ, प्लीज कोई दूसरा रास्ता निकालिए ना, वो मिन्नतें करता हुआ बोला था। दूसरा रास्ता तो है, मगर उसके लिए आपको डोनेशन देना होगा। हमारे कॉलेज में अभी 2 सीट खाली है, आप चाहें तो डोनेशन दे करके एडमिशन ले सकते हैं। प्रिंसिपल सर मुस्कुराते हुए बोले थे। प्रिंसिपल की बात सुन करके राज का चेहरा खिल उठा था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं डोनेशन दे सकता हूं, आप मुझे डोनेशन के बारे में बता दीजिए। आपको कॉलेज के नोटिस डिपार्टमेंट से एडमिशन फार्म मिल जाएगा, उसके साथ ही आप डोनेशन फार्म भी ले लीजिएगा और आज ही दोनों फार्म भर करके जमा कर दीजिएगा। ये ना हो कि कल आपसे पहले कोई आ जाए और हमें ये सीट उसे ही देनी पड़ जाए। अब आप जा करके यहाँ से दाएं तरफ वाले कक्ष में चले जाइएगा, वहाँ हमारा एडमिशन करने वाला स्टाफ है, आपको पूरी बात समझा देगा। और हाँ, आज के होने वाले फंक्शन में जरूर शामिल होइएगा। वो बोल करके अपनी फाइल पर झुक गए थे। जी सर, मैं पहले एडमिशन के काम कर लेता हूँ, फिर फंक्शन में शामिल हो जाऊंगा। राज मन ही मन ठहाका लगाते हुए बोला और बाहर निकल गया। अब यहाँ रह करके उसका मकसद कंचन को अपने जाल में फंसाना था। अरे कंचन, आज तो तुम बेहद सुंदर लग रही हो, क्या बात है? सोहम से आज कॉलेज में ही शादी करने का इरादा बना करके आई हो? रीमा, नताशा और गुंजा ने उसे ऑडिटोरियम में अकेले सीट पर बैठी पा करके घेर लिया था। नैना अपने ग्रुप्स के साथ ही और मंच पर खड़ी हो करके अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। उन तीनों ने टाइट जीन्स पर गुलाबी शर्ट टॉप पहने थे, जो उनकी आधी नाभि को दिखा रही थी। अरे, इसने तो आते ही 1 महीने के अंदर सोहम को अपनी मुट्ठी में कर लिया। ये गुंजा थी, उसकी आवाज में छुपी नफरत गुड़िया को साफ महसूस हो रहे थे, पर अपनी इंसल्ट से उसकी आंखें भीग गई थी। उफ, ये भोली सूरत और कारनामे ऐसे। ये छोटे शहर से आई लड़कियां ऐसे ही तेजी से हर चीज लपक लिया करती हैं और दिखावा तो ऐसे करेंगी मानो ये कोई सती सावित्री हो। सीमा उसके दुपट्टे को खींचते बोले थे। गुड़िया अपना दुपट्टा कस करके पकड़ ली थी। हाँ तो और क्या, इन जैसे छोटे शहर की लड़कियों को माँ बाप लड़के फंसाने ही तो शहर भेजते हैं। नताशा चबा चबा करके बोल रही थी। गुड़िया का सारा इंसल्ट कहीं गुम हो गया था। उसने गुस्से से तमतमाते हुए एक जोरदार थप्पड़ नताशा को लगा दिया था। खबरदार, जो मेरे माँ बाप के बारे में कुछ बोली तो उन्होंने मुझे अपनी इज्जत की परवाह करना सिखाया है, अपने सही कपड़े पहनने के ढंग सिखाए हैं, अलग अलग लड़कों से दोस्ती करना और उनसे गिफ्ट लेना नहीं सिखाया है। अब आगे से तुम तीनों के बारे में कुछ भी बोलने से पहले मेरे थप्पड़ को जरूर याद करना। बोल करके अपने आंसुओं को पोंछते वो पिछली 4 कतार के बाद जा बैठी थी। वो तीनों खून भरी नजरों से उसे देखने लगी थी।
उन तीनों को थप्पड़ मारने वाले इस मंजर को राकेश ने देखा था और वो सोहम को बताने चल पड़ा था। भले ही वो सोहम से जलता था, उससे नफरत करता था, पर सही उसका एकमात्र दोस्त था जो उसके मुसीबत में हमेशा काम देता था। राकेश गरीब घर से ताल्लुक रखता था, इसलिए इस कॉलेज में एडमिशन बड़ी मुश्किल से हुआ था। उसकी 12वीं की फीस सोहम ने ही भरी थी और समय समय पर उसे पढ़ने में मदद भी करता था। फिर अपने साथ उसके भी नोट्स बना करके दिया करता था। राकेश सोहम की गुड़िया के प्रति असली दीवानगी को पहचान गया था, इसलिए ये बात जा करके बताना जरूरी था। वहीं एडमिशन के फॉर्म जमा करके इधर ही आता राज उसकी बहादुरी देख करके चौंक पड़ा था। ओह, तो ये मिस ब्यूटीफुल काफी हिम्मत वाली भी हैं। आई लाइक इट। ऐसी लड़कियों का हौसला तोड़ने में मुझे बहुत मजा आता है। वो बेशर्मी से हंसता उसके पास जा करके बैठ गया था। मेरा एडमिशन हो गया मिस, आप कौन से क्लास में हैं? वो गुड़िया से मुखातिब हुआ था। वो बेहद उदास थी पर राज के बातों का जवाब दे दी थी। बीकॉम फर्स्ट ईयर। ओह, तब तो मैं आपका क्लासमेट हुआ। मेरा नाम राज चौहान है, आपका क्या नाम है? वो उसकी ओर हाथ बढ़ाता हुआ बोला था। कंचन इधर आओ। उसी समय सोहम ने उसे आवाज लगाई थे। एक्सक्यूज मी बोलती वो उठ गई थी। राज दांत पीस करके रह गया था। ये राकेश क्या बोल रहा है? उन तीनों ने तुमसे बदतमीजी की है, तुम्हें रुलाया है। तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाता हूँ। वो गुस्से से बोलता आगे बढ़ा था पर गुड़िया ने उसका रास्ता रोक लिया था। सोहम जी रुक जाइए, उन तीनों को मैंने अच्छा जवाब दे दिया है। अब आगे से वो तीनों मुझसे उलझने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगी। इत्मीनान से बोलती वो हंस पड़ी थी। सोहम उसकी मुस्कान में खो गया था। वहां से दूर स्टेज पर खड़ी नैना को गुड़िया और सोहम को एक साथ मुस्कुराते देख करके बहुत कुछ समझ में आ गया था। उसने दिल से गुड़िया की खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। फेयरवेल खत्म हो चुका था। नैना, सोहम, गुड़िया और मुकेश कैंटीन में बैठ करके लजीज बर्गर से अपना पेट भर रहे थे। चारों के जुबान पर आज के फंक्शन की ही चर्चा थी। उन लोगों से कुछ दूर पर रीमा अपनी दोस्तों के साथ बैठ करके कॉफी पी रही थी और गुस्से से उबल रही थी। हाय गाइस, क्या मैं भी आप सबों के साथ बैठ सकता हूँ? राज ने उसके पास आकर के पूछा था। सॉरी, आप दूसरी टेबल पर बैठ जाओ, हमारा खत्म ही होने वाला है। सोहम ने उसे टाला था। ओके, वो अंदर से तिलमिला करके दूसरे सीट पर जा बैठा जहां वो तीनों बैठी थी। वो उन तीनों के साथ ठहाके लगा लगा करके बातें करने लगा था, जिससे ये चारों मुस्कुराए दिए और अपना अपना नाश्ता समाप्त करके बाहर निकल पड़े। अब कॉलेज में सोहम और गुड़िया एक साथ दिखने लगे थे, जिससे तीनों लड़कियां जल भुन जाती थी। राज क्लास में बैठ करके गुड़िया को देखा करता था और उससे बात करने की पूरी कोशिश करता था, पर वो उससे बचती रहती थी और सोहम के पास आ जाती थी। रीमा नए लड़के राज को अपने जाल में फंसाने की कोशिश शुरू कर चुकी थी और नताशा गुंजा को राज से दूर रहने को बोली थी। हाय, मैं रीमा हूँ। आप तो शायद यहाँ के नहीं हैं, तभी तो होटल में रहते हैं। मैंने आपको रास्ते में कई बार होटल से निकलते देखा है। रीमा आज अपनी बैग ले करके राज के बगल वाली सीट पर जा बैठी थी। उसे मालूम ही नहीं था कि जिसे वो फंसाना चाहती थी वो तो खुद कितनों को फंसा करके बर्बादी के रास्ते पर ले जाने वाला इंसान था। मेरा घर लखनऊ के देहात साइड में है, इसलिए यहाँ हॉस्टल में रहना पड़ा। वो मुस्कुराते हुए अपनी झूठ के बीज बोने लगा था। पर तुम्हारे ड्रेस तो बहुत महंगे दिखते हैं। वो कैसे हैं? वो भी बहुत तेज लड़की थी। मेरे पापा के पास बहुत जमीन है, जिससे उपजी फसलों से हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। फिर मैं एक इकलौता बेटा हूँ जो सारा पैसा मुझ पर ही खर्च होता है। वो अब रीमा को गौर से देखने लगा था। वो भी काफी खूबसूरत लड़की थी और उसकी मॉडर्न ड्रेस तो लाजवाब होती थी। कई दिनों से राज खुद पर उसकी नजर महसूस कर रहा था। चलो, अब चिड़िया जाल में खुद फंसना चाहती है तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? उसने कुटिलता से मुस्कुरा करके सोचा और रीमा से बातों में लग गया था।
इधर आज नैना अपने पापा को मुकेश से मिलवाने लाई थी। वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और अब शादी करना चाहते थे। मदन जी कोई सख्त पिता नहीं थे। वो जितना अपनी बेटी को जानते थे उस हिसाब से वो समझ चुके थे कि नैना ने अपनी जिंदगी के लिए सही लड़का चुना होगा, फिर जान करके उनसे मिलाने लाई होगी। हेलो अंकल, हेलो आंटी, कैसे हैं आप लोग? वो उन दोनों के पैर छूता बोला था। सदा खुश रहो बेटे, हम लोग ठीक हैं, तुम कैसे हो? तुम्हारी और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? सुनंदा ने उसे बैठने का इशारा करते हुए पूछा था। जी सब ठीक चल रहा है, वो मुस्कुरा करके बोला था। तो आप दोनों शादी करना चाहते हो? मदन जी उसकी ओर देखते हुए बोले थे। नैना ने मुझे कल ही तुम्हारे बारे में बताया था, पर बेटा हम लोग तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। तुम ऐसा करो, कल अपने माता पिता को लेकर के आओ, हम लोग आपस में बात करके फैसला लेंगे। मम्मी पापा तो आज ही आना चाहते थे अंकल, पर मैंने मना कर दिया था। कल मैं उन दोनों को लेकर के आ जाऊंगा। वो सादगी से बोलता जाने की इजाजत मांगने लगा था। सुनंदा जी ने उसे चाय नाश्ता करा करके ही भेजा था। वो जाते हुए नैना को प्यार भरी नजरों से देख करके चला गया। इधर कंचन अकेले क्या कर रही हो और यहाँ पढ़ाई की जगह किस बात में खोई हो? सोहम उसे ढूंढते हुए लाइब्रेरी जा पहुंचा था। पूरे क्लास में उसे ना पा करके सोहम परेशान सा ढूंढता इधर आया था, जहां गुड़िया किताब खोले बैठी थी, पर उसकी नजरें किताब पर ना हो करके दीवारों को घूर रही थी। उसकी आंखें भीगे भीगे से दिख रही थे, शायद वो रो रही थी। सोहम के दिल को उसे रोते देख करके कुछ अच्छा नहीं लगा। हाँ कुछ नहीं सोहम जी, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था तो समझने लाइब्रेरी चली आई थी, पर ये मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। वो मुंह घुमा करके चुपके से अपनी आंखों को रुमाल से साफ कर ली थी। मुझसे बोलती मैं समझा देता, इधर लाओ देखें तो क्या टॉपिक है। वो किताब अपनी तरफ घुमाता उसे समझाने लगा था। आधे घंटे बाद गुड़िया उस टॉपिक को पूरी तरह समझ चुके थे। कॉलेज की लाइब्रेरी में इक्के दुक्के छात्र ही आते थे, क्योंकि पढ़ने में किसी को ज्यादा इंटरेस्ट था ही नहीं। सब बस फंक्शन और हो हल्ला करने आते थे, इसलिए अभी लाइब्रेरी में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। कंचन, क्या तुम मुझे दिल से अपना दोस्त मानती हो? सोहम अचानक बोला था। गुड़िया ने हैरान हो करके अपनी नजरें सोहम पर डाली और गर्दन हिला करके हाँ का इशारा किया था। सोहम ने आहिस्ता से किताबों पर रखे उसके हाथ को अपने हाथों में उठाया था। तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम कंचन, मुझे सच बताओ, कुछ देर पहले मैं तुम्हें रोते हुए देख चुका हूँ। तुम हमेशा उदास रहती हो। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम कभी भी ना खुल करके बोलती हो और ना ही हंसती हो? प्लीज मुझे बताओ। सोहम के छुअन से गुड़िया थरथरा उठे थे, पर उसकी सच्ची आंखों में प्यार, विश्वास और अपनापन देख करके वो गौर से सोहम के चेहरे को देखने लगे थे। फिर अपने हाथों को सोहम के हाथों से खींचती सी सीधी हो करके बोल बैठे थे। आपको सच जाननी है ना सोहम जी? ठीक है बताती हूँ, पर पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरा सच जान करके मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। मैंने तुमसे दोस्ती तुम्हारी सादगी और भोलेपन की वजह से की है कंचन। तुम्हारे किसी भी बात से हमारी दोस्ती नहीं टूटने वाली, ये मेरा वादा है। वो उसकी आंखों में आंखें डाल करके बोला था। फिर कंचन ने धीरे धीरे उसे अपनी शादी तय होने से टूटने तक की सारी बातें बताई और बताने के बाद खूब रोने लगी थी। आप ही बोलिए सोहम जी, मेरी क्या गलती थी जो मुझे ऐसी सजा मिली? मेरे पापा जी की जो बदनामी हुई वो अलग, पर मेरा दिल टूट करके बिखर गया और मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर पाती। भगवान ने मुझे ही ऐसी सजा क्यों दी? सोहम को गुड़िया की बात सुन करके बहुत दुख हुआ था। वो उठा और कंचन को हाथों से पकड़ करके खड़ा किया था। देखो कंचन, जो हुआ तुम्हारे अच्छे के लिए हुआ। अगर तुम्हारी शादी उस गलत लड़के से हो जाती तब सोचो क्या होता। इसलिए तुम इसे अपनी खुशकिस्मती समझो कि तुम उस गंदे आदमी से शादी करने से बच गई और आज पूरी सुरक्षित हो। उसके आंसू पोंछता वो उसे समझा रहा था।
गुड़िया को सबने यही बात समझाए थे, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता था सिवाय अपने अरमानों के बिखर जाने के। पर आज सोहम के समझाने पर उसे सच समझ में आ गया था। वो अपनी कम अकली पर बेहद शर्मिंदा हो रही थी। इतने दिन सबको उदास कर खुद भी उदास रहते थे। पिताजी से बात तो रोज करते थे, पर उनके सवालों के जवाब बस हूं हाँ करके देती थी। आज वो बस सोच करके पछताने लगी थे। आज वो सब सोच करके पछताने लगी थे। तुम तो बहुत नसीब वाली हो कंचन, जो ऐन मौके पर पुलिस ने आ करके शादी रोक दी, वरना कई लड़कियां उन धोखेबाज लोगों की शिकार हो जाती हैं। अब जो हुआ उसे भूल करके अपनी नई शुरुआत करो कंचन, और अपनी माँ पापा से माफी मांग लो। वो लोग तुम्हारे दुख के कारण बहुत दुखी रहते हैं, बहुत दुखी रहते होंगे। उन्हें बताओ कि तुम बेहद खुश हो और अपने हर बीते कल की बुरी यादों को छोड़ करके आगे बढ़ रही हो। खुद खुश रहो और अपनों को खुश रखो। अपने आगे के भविष्य के बारे में सोचो। बीते कल के बारे में सोचने से दुख ही मिलता है। इसलिए अब उस भंवर से बाहर आओ और अपने आज में जीना शुरू करो। उसे समझाता वो अपने दिल की बात भी कह बैठा था। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ कंचन, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो मुझे बस बता देना, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। बेहद लगाव से बोलते हुए वो बहुत भावुक हो गया था। कंचन का दिमाग बेहद हल्का हो चुका था। वो मुस्कुरा पड़ी थी। थैंक यू सोहम जी, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। आप मेरे सच्चे दोस्त हैं। थैंक यू की बात नहीं है कंचन, मेरी दोस्त अब उदास नहीं रहेगी, ये बड़ी बात है मेरे लिए। ये कह करके उसने कंचन का नाक हौले से दबा दिया था। दोनों खिलखिला उठे थे। उनकी हंसी खाली लाइब्रेरी में गूंजने लगी थी। सोहम उसे उंगली के इशारे से चुप रहने को बोला और दोनों दौड़ करके बाहर आ गए थे। गुड़िया अभी तक हंसे जा रही थी। सोहम उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए दिल से उसके खुश रहने की दुआ की थी। गुड़िया ने सोहम की नजरों की तपिश उसे चेहरे पर महसूस की थी और अब शर्माने लगे थे। वहां से गुजर रहे राज और रीमा ने उन दोनों को हंसते देखा था। राज के मन में सोहम के प्रति और रीमा के मन में गुड़िया के प्रति नफरत की ज्वाला भड़क उठी थी। वो दोनों अब एक साथ उन्हें सबक सिखाने की सोचने लगे थे। आज रविवार था तो सोहम अपनी माँ के साथ किचन में सब्जी काटने में उनकी मदद कर रहा था। आज के दिन का नाश्ता वो दोनों साथ में बनाते थे। फिर सोहम बाजार जाता या अपने किसी काम में बिजी हो जाता था। अभी सुबह के समय वो दोनों ने नाश्ता कर चुके थे और जब अपनी अपनी कॉफी लिए लाउंज में बैठे थे। सोहम, तुमने उस दिन के बाद मुझे कुछ बताया नहीं, क्या हुआ? कंचन से तेरी दोस्ती नहीं हो पाई क्या? वो अचानक पूछ बैठी। माँ, आपको पता है वो इतना गुमसुम क्यों रहती है? वो अपनी माँ को देखते हुए बोला था। भारती ने सर के इशारे से नहीं कहा था। वो अपना नाजुक दिल के टुकड़े से ऐसे गुमसुम हो गई थी। 17 साल की उम्र में शादी टूटने से वो बुरी तरह बिखर गई थी, पर अब सबके समझाने पर अपना ध्यान पढ़ाई में लगा करके उस घटना को भूलना चाहती है। माँ, कंचन बहुत अच्छी लड़की है। हम दोनों की खूब दोस्ती हो गई है और आप जानती हैं माँ, वो अपने माँ पापा के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं सुन पाती। सोहम ने काफी पीते हुए माँ से कहा था। फिर उसे रीमा के साथ हुई लड़ाई के बारे में बताने लगा था। भारती हंसने लगी थी। हाँ बेटा, बेटियों को लोग अक्सर बोझ समझते हैं, पर बेटियां कभी भी अपने माँ बाप पर बोझ नहीं होती। ये हमेशा अपने माता पिता के लिए सम्मान चाहती हैं और अपने तरह से उन्हें बहुत प्रेम करती हैं। तो क्या बेटे ऐसा नहीं करते हैं? माँ, क्या आपको भी लगता है कि मैं आपका सम्मान नहीं करता हूँ या आपसे प्रेम नहीं करता? वो गौर से अपनी माँ की सूनी आंखों में देखता हुआ बोला था। सोहम, तू तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तू मुझसे बहुत अलग कहाँ है बेटे, जो तूने ये बात पूछा है? तुमसे ही तो मेरा जीवन चलता है और मैं जानती हूँ कि मैं भी तेरी जिंदगी हूँ।
फिर तुम्हारे मन में ऐसा सवाल क्यों आया? वो तो मैं कंचन जैसी बेटियों के लिए बोल रहे थे। तू अपने दिल पर बोझ मत ले, मैं तेरी हर बात पर अपनी आंख बंद करके विश्वास कर सकती हूँ। एक तू ही तो है सोहम, जिसकी बदौलत मैं आज तक जिंदा हूँ। तेरी खातिर मैं हर दुख से लड़ करके जीवित रही, तुझे पाल पोस करके बड़ा करने में अपना सारा दुख भूल गई, वरना इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। उनकी आवाज भर्रा गई थी। सोहम ने अपनी माँ को गले से लगा लिया था। पर बेटा, दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दुखों से लड़ते लड़ते बिल्कुल टूट से जाते हैं। वो अपने अतीत को याद करते हुए बोले थे, पर बेटा तू कंचन का बहुत ख्याल रखना। अब जा, कुछ देर आराम कर ले, फिर मैं भी तेरे साथ बाजार चलूंगी। आज मुझे भी कुछ जरूरी सामान लेना है। ठीक है माँ, पर आप ऐसे भावुक होकर के अपने दिल को कमजोर मत किया कीजिए। आपकी रक्षा करने वाला आपका नन्हा बेटा अब जवान हो गया है, वो आप पर अब कोई दुख नहीं आने देगा। उनके आंसू पोंछता वो बोला था। हाँ सोहम, ये तो मैं भी जानती हूँ कि मेरा नन्हा बेटा अब बड़ा हो गया है और अब वो मेरे लिए बहू भी लेकर के आएगा। फिर मेरी दुनिया में केवल खुशी रहेगी, सारा दुख अपने आप भाग जाएगा। वो मुस्कुरा करके उसका बाल सहलाते हुए बोली थी। सोहम भी हंसने लगा था। फिर 2 बजे वो दोनों घर के जरूरी सामान लाने बाजार निकल पड़े थे। भारती सारा सामान ले चुकी थी। अब वो कुछ फल लेने सब्जी बाजार में आई थी। वो एक दुकानदार से मोल भाव कर रही थी, तभी बगल वाला दुकानदार भारती को बेहद गौर से देखने लगा था। फिर वो अपनी ऐनक को साफ करते हुए भारती को देखता आगे बढ़ता गया था। भारती बिटिया, आप जिंदा हैं? बिटिया, आपके जाने के बाद साहब ने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा, पर आप नहीं मिली। बूढ़ा दुकानदार भारती के बेहद करीब आ करके आश्चर्य से बोला था। उनके सामने हाथ जोड़ करके वो अपनी झिलमिलाती आंखों को पोंछने लगा था। तभी उसकी नजर हैरानी में पड़े सोहम पर गई थी। बिटिया, क्या ये छोटे बाबा हैं? बिल्कुल मालिक पर गए हैं। वही शकल, वही सूरत और कद भी उन्हीं के जैसा है। वो सोहम को प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोला था। कौन हैं आप और ये किसकी बातें कर रहे हैं? मैं कोई छोटा बाबा नहीं हूँ और ना ही ये आपकी बिटियां हैं, ये बस मेरी माँ है। आपको शायद गलत फहमी हो रही है। सोहम अपनी माँ के पीले पड़ते चेहरे को देख करके चौंकता उस बूढ़े दुकानदार से गुस्से से बोला था। छोटे बाबा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। बिटिया, आप भले ही बोलिए ना। वो बूढ़ा आदमी गिड़गिड़ाते हुए भारती से बोलने लगा था। मैं आपको नहीं जानती। सोहम, घर चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वो बोलते हुए ही सोहम के कंधे पर सर रख करके बेहोश हो चुके थे। सोहम तेजी से उन्हें गेंद में उठा करके ऑटो की तरफ भागा था। माँ, आप अब कैसा महसूस कर रही हैं? हॉस्पिटल के कॉरिडोर में टहलते हुए उसके पैर दुखने लगे थे। जब डॉक्टर ने आकर के भारती के होश में आने की बात बताई थी, उनका बीपी हाई हो गया था, इस कारण वो बेहोश हो गई थी। ठीक हूँ बेटा, बस हल्का सा चक्कर है। ये हल्का सा चक्कर नहीं माँ, आपका बीपी हाई हो गया था। आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हैं। मैं कल से कॉलेज जाना छोड़ रहा हूँ और हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। वो नाराजगी से बोला था। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, अब मुझे घर ले चल। बड़ा आया कॉलेज छोड़ने वाला। तू नहीं जाएगा कॉलेज तो फिर मेरी बहू को कोई और पटा लेगा, तब मैं क्या करूंगी? वो सोहम के सर पर चपत लगाती बोली थी। सोहम को माँ की बात पर राज की याद आ गई थी। उसकी आंखों में हमेशा एक धूर्तता दिखती थी जो सोहम के गुस्से पर नमक छिड़कने का काम करती थी। आप यहीं रुकिए माँ, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। वो बोलता बाहर निकल गया था। भारती बिटिया, आपने छोटे बाबा से झूठ क्यों बोला? वो दुकानदार सोहम का पीछा करते हुए यहाँ तक आया था। उसके कमरे से जाते ही वो अपना चेहरा ढक करके अंदर आ गया था और अब भारती से सवाल कर रहा था।
जुगल चाचा, आप यहाँ क्यों आए हैं? आप गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कृपा करके मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और यहाँ से चले जाइए। मैं अब उस जिंदगी को पूरी तरह भूल चुकी हूँ और अब बस सोहम ही मेरी दुनिया है। आपने मेरी उस समय जान बचाई थी जब मैं मरने वाली थी। मेरी और मेरे बेटे की जिंदगी आपकी ही बदौलत है, पर अब मैं वापस उस रास्ते पर नहीं जा सकती। हम दोनों के जिंदा होने की बात उन तक मत जाने दीजिएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे यहीं भूल जाइए और यहाँ से चले जाइए। आपको मेरी कसम है चाचा, मुझ पर ये एहसान कर दीजिए। वो बहुत दुखी हो करके बोली थी। बिटिया, आपने अपना हक छोड़ दिया, कोई बात नहीं, पर छोटे बाबा का हक मत छीनो। उन्हें अपने भाई और पिता के बारे में सच बता दीजिए, वो खुद फैसला कर लेंगे। वैसे आपके जाने के बाद मैंने भी वहाँ काम करना छोड़ दिया था और पत्नी को लेकर के हरिद्वार चला गया। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ आया था तो एक दुकानदार के यहाँ मजदूरी करने लगा हूँ। बूढ़ा दुकानदार बहुत उदासी से बोला था। उसी समय बाहर से पैरों की आवाज आने लगी थी। चाचा, अब आप जाइए, मुझे अपनी बेटी समझ करके मुझ पर एक एहसान और कर दीजिए। आप मुझसे मिलने की घटना यही दिमाग से निकाल दीजिएगा। आपका मुझ बदनसीब पर बहुत एहसान होगा। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछती बोली थी। जुगल चाचा अपनी आंखों में आंसू लिए अपना मुंह ढकते हुए गेट से बाहर निकल गए थे। माँ, अब घर चलिए, आप बिल्कुल ठीक हैं। बस आपको कुछ दिन घर पर रह करके अपना अच्छे से ख्याल रखना है। आप कल अपने ऑफिस से एक सप्ताह की छुट्टी का आवेदन लिख करके दे दीजिएगा, मैं जा करके दे आऊंगा। वो उनका बाजू पकड़ करके खड़ा करते हुए बोला था। भारती बस गर्दन हिला करके रह गई थी। और इधर आज कॉलेज में गुड़िया जले पांव की बिल्ली की तरह पूरे कैंपस में चक्कर लगाती फिर रही थी। आज स्वयं कॉलेज नहीं आया था, वो बस 2 पीरियड किसी तरह पढ़ पाई थी। प्रोफेसर के पढ़ाए सारे लेक्चर उसके सर से टकरा करके गिरने लगे थे। फिर वो बेबस हो करके लाइब्रेरी चली आई थी। सोहम के साथ रहने की आदत आज उसे बुरी तरह परेशान कर रही थी। वो बार बार उसे ही सोचे जा रही थी। उसको सोचते हुए गुड़िया की आंखें अपने आप ही नम होने लगी थी। हाय कंचन, यहाँ अकेली क्या कर रही हो? राज कब से उसे छुप करके देख रहा था और अब सामने से आते हुए बोला था। पढ़ाई कर रही हूँ, ये किताब दिख रही है ना आपको? वो राज को देख करके मायूस हो गई थी। उसे लगा सोहम आ करके उसे ढूंढ लेगा, पर यहाँ तो ये आ गया। गुड़िया ने पूरी लाइब्रेरी पर नजर डाली थी। 4-5 लड़की और लड़के कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे। उसे कुछ राहत मिली थी। हाँ, दिख रहा है, पढ़ पढ़ करके तुम्हारी आंखें लाल हो गई हैं, चलो कैंटीन कॉफी पीते हैं। वो उसे ऑफर करने लगा था। नहीं, मेरा हो गया, अब मैं जाती हूँ। वो उठ करके किताब को शेल्फ में लगाते हुए बोली थी। प्लीज यार चलो ना, तुम भी कितना भाव खाती हो। वो तपते हुए बोला था। सॉरी राज जी, अब मुझे क्लास में जाना है, बोल करके वो अपने क्लास की तरफ चल पड़ी थी। राज को अपनी बेइज्जती बुरी तरह लगी थी। वो गुस्से से अपना मुक्का टेबल पर मार बैठा था, जिससे सारे लोग उसे देखने लगे थे। बड़ी टेढ़ी खीर है वो, जो भी उसके पीछे जाता है ऐसे ही हाथ मलता रह जाता है। एक लड़की ने पीछे से कमेंट किया था। हाँ, पर सिवाय सोहम के। दूसरी ने हंसते हुए कहा था। सब ठहाके लगाने लगे थे। राज की आंखों में खून उतर आया था। इधर आज मुकेश अपने माता पिता को लेकर के नैना के घर आया था। लल्लन राय लखनऊ के जाने माने आभूषण के होलसेलर थे। अपनी मेन बाजार वाली दुकान वो खुद देखते थे। इसके अलावा उनकी लगभग 7-8 दुकानें थी जो मुकेश और स्टाफ मिल करके संभालते थे। वो 2 बेटी की शादी कर चुके थे और अब मुकेश की पसंद पर मदन जी के घर रिश्ता मांगने आ पहुंचे थे। अब आपने क्या सोचा है भाई साहब? मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है और मैं इसकी शादी जल्दी ही करके अपने घर ले जाना चाहता हूँ, लल्लन राय खुशी से बोले थे। मदन जी को भी ये लोग अच्छे ही लगे थे, इसलिए वो हाँ कर दिए। मगर वो शादी नैना के फाइनल परीक्षा के बाद करना चाहते थे। लल्लन जी राय
उनसे अलग थे। वो जल्दी ही शादी करना चाहते थे। उनकी जिद के आगे मदन जी की एक ना चली और उन्हें इसी महीने के अंत में शादी की तारीख रखनी पड़ी थी। सुनंदा जी के तो हाथ पैर फूलने लगे थे। घर की पहली शादी थी और लोग बस गिनती भर के थे। सुनंदा जी से अकेले शादी की व्यवस्था नहीं होने वाली थी। इसका उपाय गुड़िया ने निकाला था। उसने मदन जी से अपने पापा को जल्दी ही परिवार सहित बुला लेने की राय दी थी। फिर उसने भी रानो के साथ मिल करके अपना पूरा सहयोग करने का वादा किया। तब जाकर के सुनंदा जी की सांस नीचे हुई थी। मदन जी खुद भी बहुत दुविधा में पड़ गए थे। इतनी जल्दी शादी की तैयारी करना उन्हें भी बहुत मुश्किल लग रहा था। ऐसे में उन्हें अपने बेटा ना होने की कमी खुल करके महसूस हुई थी। पर नैना बहुत खुश थी। वो अपने सपनों की तस्वीर मुकेश के संग सजाते हुए गुनगुना रही थी। इधर आज 2 दिन बाद सोहम कॉलेज आया था। गुड़िया उससे नाराज थी। वो बार बार उनसे बात करने की कोशिश करता पर वो उसे अनदेखा कर रही थी। जब सोहम से सब्र नहीं हुआ तो उसे लाइब्रेरी में जा करके पकड़ा। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तब से तुम्हें आवाज दे रहा हूं पर तुम्हें मुझे इग्नोर करती यहाँ आ बैठी हो। एक बार भी नहीं पूछा कि मैं 4 दिन से क्यों नहीं आ रहा था। क्या दोस्ती बस मैंने ही की है तुमसे? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? वो गुस्से से पूछ रहा था। आपने मुझे बस दोस्त कहा है, समझा नहीं है, वरना मुझे एक कॉल तो कर सकते थे ना। आप नहीं आइएगा। नैना दी की शादी तय हो गई है तो मुझे अकेले ही कॉलेज जाना पड़ता है। मैं रोज आपका इंतजार करती थी पर आप तो घर बैठ करके मुझे भूल ही गए। अब मैं नाराज हूं तो मुझे मनाने की बजाय मुझे डांट रहे हैं। वो सारे सवालों के जवाब एक साथ देती रो पड़ी थी। सोहम के मीठे बोल ही सुने थे उसने अपने लिए आज तक। आज जब गुस्से में वो बोला तो गुड़िया से बर्दाश्त नहीं हो पाया था। सोहम मुस्कुरा उठा। उसने अपनी मासूमियत में ही अपनी बेचैनियों को बता दिया था। गलती हो गई कंचन, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलूंगा। देखो मैं अपने कान पकड़ता हूँ। वो सच में उसके सामने अपना कान पकड़ चुका था। अब तो अपने दोस्त को माफ कर दो। पर बुद्धू ये तो सोचो कि तुम्हारे पास जब कोई फोन ही नहीं है तो मैं कॉल किस पर करता। वो उसके आंसू अपने हाथों से साफ करता बोला था। गुड़िया सोहम का मुंह देखने लगी थी। जहां मुस्कान छाई थी ये तो उसने सोचा ही नहीं था। मैं कल ही तुम्हें एक फोन ला करके देता हूं, फिर मैं तुम्हें कॉल किया करूंगा। सोहम उससे बोलते हुए बैठ गया था। नहीं नहीं चाचा जी, मुझे कई बार फोन लेने को बोल चुके हैं पर मैं ही नहीं लेती थी। अब आज ही घर जा करके उनसे मांग लूंगी। वो बोलती हुई सर झुका ली थी। गुड़िया अक्सर सोहम की जगमगाती आंखों से नर्वस हो जाया करती थी। अच्छा तुमने कहा नैना दी की शादी तय हो गई है, किससे और कब? सोहम ने पूछा। आप लड़के को जानते हैं सोहम जी? वो हौले से हंस करके बोली। कौन है वो? सोहम सोचने लगा था। मुकेश भैया याद है ना आपको? उनसे ही दी की शादी हो रही है। नैना दी और मुकेश भैया एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। उनके माँ पापा को भी शादी की बहुत जल्दी थी, इसलिए चाचा जी ने इसी महीने की 26 तारीख को शादी रखी है। मैं बहुत खुश हूँ। नैना दी की शादी में मैं और रानो खूब मस्ती और हंगामा करेंगे, खूब नेक वसूलेंगे। वो खुश हो करके बताने लगे थे। अरे इतनी जल्दी? हमारे फर्स्ट सेमेस्टर शुरू होने वाले हैं और नैना दी की तो फाइनल है ना। क्यों उन्हें परीक्षा नहीं देनी है? और आज तो 18 तारीख है। अब बस एक सप्ताह है शादी में। वो बेहद आश्चर्य से बोला था। अभी तो परीक्षा शुरू होने में 1 महीना है ना। सोहम जी वो सारी तैयारी कर लेंगी। आपको तो पता है नैना दी पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं और इसी कारण मुकेश भैया उन्हें पसंद करते हैं। वो मुस्कुराती बोली। और पता है सोहम जी, गांव से मेरा पूरा परिवार आ रहा है। इस शादी को लेकर के सब बहुत खुश हैं। मैं भी बहुत दिनों बाद अपने माँ पापा और भैया भाभी से मिलूंगी। मुस्कान उसके चेहरे पर खिल रही थी। सोहम ने उस नाजुक दिल लड़की को देखा जो एक डांट पर रो पड़ी और अब खुशी में बच्चे की तरह उत्साहित हो रही थी। मेरी माँ की तबीयत खराब है कंचन, मैं उन्हीं की सेवा में लगा था। आज माँ चलने फिरने लगी तो मुझे धक्के लगा करके कॉलेज भेज दे। वो गंभीरता से बोला। ओह मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, आपके कॉलेज ना आने का कारण पूछना ही भूल गई थी। क्या हुआ उन्हें? आपने डॉक्टर से दिखाया ना उन्हें? वो घबरा करके पूछने लगी थी। हाँ अब ठीक है, उनका बीपी हाई हो गया था। उन्हें 4 दिन से
मैंने घर में बैठा करके रखा है। अभी सप्ताह की छुट्टी में 2 दिन बाकी ही है, पर उनके ऑफिस से कॉल आने लगा था। उनके बिना सब कुछ बिखरा पड़ा है। मेरे लाख गुस्सा करने पर भी अब वो कल से ऑफिस जाएंगी। वो नाराज होकर के बोला था। वो ठीक हो गई हैं तो उन्हें मत रोकिए सोहम जी। आप तो कॉलेज आ जाते हैं और वो अकेली घर में बोर होती रहती हैं, इसलिए उनका ऑफिस जाना सही रहेगा। अब वो ऑफिस जाएंगी तो उनका मन भी बहल जाएगा, पर आप ये खूंखार चेहरा उनके पास लेकर के मत जाइएगा, बेचारी माँ डर जाएंगी। वो बोलते हुए खिलखिला करके हंस पड़ी थी। सोहम उसकी हंसी देख करके खुश आ गया था। गुड़िया ने मुंह से अपनी माँ के लिए ये शब्द सुनना उसके दिल पर फूल बरसाने लगे थे। वो भी हंस पड़ा था। इधर आज मदन जी और सुनंदा जी के घर में खुशियों की झिलमिलाती शाम अपनी गुनगुनाहट लिए उतर आई थी। गुड़िया के माँ पापा और बड़ा भाई विनोद अपनी पत्नी सहित आ चुके थे और रोहित शादी से 1 दिन पहले आने वाला था। दुकान को 1 सप्ताह पहले से बंद करना ठीक नहीं था, इसलिए ललित जी ने उसे अभी रोक दिया था। अब घर में सब और हंगामा पसरा था। सुनंदा जी भी अपनी देवरानी और विनोद की पत्नी किरण से मिल करके बहुत खुश हो रही थी। ये लोग गुड़िया की शादी में नहीं आ पाए थे क्योंकि उस समय रानों के फाइनल एग्जाम चल रहे थे। आज बहुत समय बाद सब मिल रहे थे तो सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। अगले दिन ही सबके बाजारों के चक्कर लगने शुरू हो गए थे और इन सब लेडीज गैंग के चक्कर में विनोद पिसा जा रहा था। 1-2 दुकान में तो किसी को कुछ पसंद ही नहीं आता था, जब तक 1 दर्जन दुकानों को उल्टा पलटा करके ना रख दें। नैना ने अपनी पसंद से गुड़िया और रानों के लिए लहंगा खरीदा था। माँ, चाची और भाभी की अपनी अपनी पसंद थी। विनोद भैया ने सैमसंग A50 गुड़िया के हाथों में खरीद करके थमाई थी। ये ले गुड़िया, ये तेरी इस साल की राखी का गिफ्ट है मेरी तरफ से। अब तुमसे हर वक्त बात कर पाऊंगा। वैसे भी अब नैना की शादी के बाद तुझे अकेले कॉलेज आना जाना होगा तो फोन की बहुत जरूरत पड़ेगी। गुड़िया मुस्कुरा उठी। ये पहली बार था जब वो अपने दोनों भाइयों को राखी बांधने नहीं जा सकी थी क्योंकि अगले महीने एग्जाम शुरू होने वाले थे, पर उसे पहले ही रक्षाबंधन का गिफ्ट मिल गया था। वो भैया से लिपट गई और थैंक यू बोल पड़ी थी। अब शादी में 5 दिन शेष थे। नैना ने गुड़िया को कॉलेज जाने से रोक दिया था और अपने साथ शादी की तैयारी में लगा ली थी। वो मन मार करके रह गई थी। अगर उसे पता होता कि नैना दी 5 दिन पहले से ही उसे कॉलेज नहीं जाने देंगी तो वो सोहम को बता करके आती। अब तो वो नाराज हो जाएगा और उससे गुस्से से बात भी नहीं करेगा। ये सोच करके गुड़िया का दिल बैठा जा रहा था। आजा गुड़िया बैठ, देख मैंने ये गोल्डन पेन का सूट मुकेश को गिफ्ट देने के लिए अमेजॉन से मंगाया है, अच्छा है ना? वो गुड़िया के हाथों में देती बोली थी। उस पेन पर छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे। हाँ दी, ये तो बेहद खूबसूरत है, मेरे जीजा जी तो खुश हो जाएंगे। वो उसे देख करके मुस्कुराती हुई बोली थी। अभी मैं अपने दोस्तों को फोन करके इनवाइट कर रही हूँ, तुझे भी किसी को बुलाना है? गुड़िया से वो पूछ बैठी थी। नहीं दे, मेरी तो कोई दोस्त ही नहीं है, फिर किसे बुलाऊंगी? वो तीनों रोमा, नताशा और गुंजा से कुछ दिन बातचीत रही, फिर तो मैंने उनसे किनारा कर लिया। अब तो बस सोहम ही से बातचीत होती है, तो मैं किसे बुलाऊंगी? वो मायूस होती बोले थे। तो ऐसा करते हैं, सोहम को ही बुला लेते हैं, वैसे भी वो मुझे अपना छोटा भाई जैसा लगता है। नैना उसे देखती बोली थी। सोहम के नाम पर उसकी आंखों में गुलाबी रंग सा घुल गया था, पर वो कुछ नहीं बोली। नैना हंस करके सोहम को फोन लगाने लगी थी। वो उठ करके कमरे से बाहर आ गई थी। भारती ऑफिस से आकर के अपने बैग टेबल पर रखते बिस्तर पर लेट गई थी। उसे आज फिर से अपना गुजरा कल याद आने लगा था, जिससे वो भाग रही थी। उसके कानों में रह रह करके जुगल चाचा की आवाज गूंज रही थी। तो क्या वो आज भी मुझे याद करते होंगे? उन्हें याद होगा कि हमारा छोटा बेटा अब काफी बड़ा हो गया होगा? क्या उन्होंने हमारे रोशन को ढूंढ लिया होगा? वो कभी मेरे बारे में भी जानने की कोशिश करते होंगे? ये सब सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। हमारे बीच तो बात हुई थी कि वो मुझे भूल जाएंगे, फिर वो मुझे क्यों याद करेंगे? खुद ही सारे सवालों के जवाब देती वो फूट फूट करके रो दी थी। आंसू फिसल करके उसके आंचल को भिगोने लगे थे। अचानक दरवाजे पर
बज रही लगातार बेल की आवाज से वो चौंक गए थे। वो अपने आंसू पोंछ करके खड़े हुए। मैं भी कितनी पागल हूँ, जो बच्चा जन्म नन्ही सी आंसू में ही मुझसे छीन लिया गया था, जिसे कभी अपने असली माता पिता के बारे में बताया ही नहीं गया होगा, मैं उसके लिए क्यों रो रही हूँ। मेरा बेटा सोहम तो सिर्फ है, वो जब मेरे साथ है तो मुझे किसी को याद करके रोने की क्या जरूरत है। वो मेरी जिंदगी है, मेरी छोटी सी दुनिया की अनगिनत खुशियां हैं, मेरी सबसे बड़ी दौलत। और फिर मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलने चल पड़े थे। माँ, आप ठीक है ना? आपने गेट खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? सोहम माँ के कंधे को पकड़ करके बोला घबराते हुए। अरे मैं ठीक हूँ, ऑफिस से आ करके लेट गई थी तो आंख लग गई थी, इसलिए आवाज नहीं सुन पाई। वो हौले से हंस करके उसके सर पर चपत लगाती अंदर मुड़ गई थी। जा कपड़े बदल करके आ, मैं तेरे लिए कॉफी लेकर के आती हूँ। माँ को तो झूठ बोलना भी नहीं आता। वो आज फिर रोई हैं, ये उनकी आंखें बता रही हैं। कोई बात तो जरूर है जो वो मुझसे छुपा रही हैं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो मन में सोचता कमरे की तरफ चल पड़ा था। कॉलेज में गुड़िया को ना पा करके सोहम बेचैन था। ऐसे में उसकी बेचैनी बस राकेश को समझ आते थे। वो उसे जोक सुना सुना करके हंसाता था, पर सोहम बस काफी मुस्कान लिए रह जाता था। वो समझ गया था कि नैना दी की शादी के कारण वो नहीं आ रही हैं। वो भगवान से उनकी शादी जल्दी बीत जाने की दुआ करने लगा था, ताकि गुड़िया जल्दी कॉलेज जा सके। इधर राज की दोस्ती रीमा से गहरी होने लगी थी। राज अब रीमा को फंसाने की पूरी तैयारी करने लगा था। गुड़िया से पहले वो रीमा को यहाँ से गायब करने की सोच चुका था। उसके शैतानी फितरत से अनजान रीमा राज से प्रेम करने लगी थी और जल्दी ही उससे अपने दिल की बात बताने का इरादा करने लगी थी। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।